जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मुफ्त में शिक्षा। और इसमें मैं आपको आज वन शॉट में फंडामेंटल राइट्स को कवर करने वाला हूं और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एंड फंडामेंटल राइट्स एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब मैं राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं फंडामेंटल राइट्स वाले पेज को डिटेल में कवर करूँगा सेपरेटली। एंड ये एक वीडियो मैं सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे बना रहा हूँ और वन शॉट में सारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीफली और थोड़ा डिटेल में मिक्स्ड ब्लेंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ मैं इसको कवर करूँगा। सो एज वी नो, एज आई हैव टोल्ड यू, बट नाउ आप ये एक फंडामेंटल राइट्स पे एक डिस्टिंक्ट वीडियो है। सो दिस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान का पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। सो नाउ फर्स्ट राइट पे हम आते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये राइट टू इक्वालिटी क्या है? समता का अधिकार। और समता का अधिकार ये हमारे कौन से इसमें हमारे 14 टू आर्टिकल 18 में ये आता है। सो फर्स्ट इज आर्टिकल 14, है ना, आर्टिकल 14, एंड दैट कंसिडर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण। सो बेसिकली आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टू द पीपल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के टेरिटरी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को दोनों प्राप्त है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो दिस इंक्लूड्स दैट इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के नज़रों में सारे लोगों को इक्वली सब्जेक्ट किया जाएगा, एज वेल एज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। समझ गए? सो अगर दो व्यक्ति है, दोनों का सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, तो हम दोनों को इक्वल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट अगर दोनों में सर्कमस्टांसेस सेम है तो उस समय एक्चुअली दोनों को इक्वल माना जा सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में यही थोड़ा सा समझ का अंतर है कि बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के तहत सभी लोग बराबर है, बट एट द सेम टाइम इक्वल कानून उनको एक तरीके से एक प्रोटेक्शन देता है कि सारे लोगों को सिमिलर सर्कमस्टांसेस में ही बराबर माना जाएगा। अगर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है तो वो बराबर नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 पे हम आते हैं। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, एंड विच ऑल्सो सेज दैट इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एक्सेट्रा। सो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि के प्रवेश में समानता है। सो बेसिकली इस आर्टिकल में, आर्टिकल 15 में ये भी क्लियरली लिखा हुआ है, जहाँ तक कि इन सब चीज़ों के डिस्क्रिमिनेशन पे रोक भी लगी हुई है कि आप इन ग्राउंड्स पे इन चीज़ों के कारण आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है इनका भेदभाव करना, और ये ना कोई सरकार भी नहीं कर सकता, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। किसी को आप धर्म या रेस या कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई एक इंडिविजुअल भी किसी दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। दैट इज ऑल्सो इट इज़ अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये सरकार को एक स्पेशल प्रोविजंस के लिए ऐसा कोई रोकथाम नहीं लगाता है। बेसिकली सरकार को एम्पावर करता है, कोई उनको प्रिक्लूड नहीं करता, उनको रोकथाम नहीं लगाता है कि सरकार किसी महिलाएं, विमेन, चिल्ड्रन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास। सो बेसिकली ये सरकार को, इट डज नॉट स्टॉप गवर्नमेंट, इट डज नॉट प्रिक्लूड गवर्नमेंट कि सरकार को कोई स्पेशल प्रोविजन बनाने से सरकार को रोक नहीं लगाता है। स्पेशल प्रोविजन सरकार किसके लिए बना सकती है? विमेन, चिल्ड्रन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास विच इंक्लूड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड एनी अदर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। सो इंडिया में पाया गया कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है वो कौन है? वो कुछ जाति विशेष के लोग हैं हमारे देश में। अनफॉर्चुनेटली वर्षों से, हजारों 2000 सालों से जाति के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो उसके लिए, उनके लिए सम एफर्मेटिव एक्शन, सम पॉजिटिव एक्शन सरकार ले सकती है उस आधार पे। और वो एक्चुअली जो खास जाति विशेष के लोग हैं वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पाए गए हैं। सो दैट सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, दैट क्लास हैज़ बीन फाउंड टू बी somewhat based on the basis of caste
सो कास्टिज्म के बेसिस पे है वो एक रिजर्वेशन दिया गया. सो दिस इज एफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करने का सरकार को जो पावर है, दैट उसको हम रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं जनरली. एंड दिस रिजर्वेशन इज दिस टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन एकेडमिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. सो विद्यालयों में या हायर शिक्षा में, जो हायर एजुकेशन है कॉलेजेस में या लाइक उच्च शिक्षण संस्थानों में आपको रिजर्वेशन दिया जाता है जाति के आधार पे. सो दैट इज़ बिकॉज दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सो रोजगार में अवसर की समानता ये आर्टिकल 16 करता है. सो इट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सरकार को स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने से रोक लगाता है ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और इनकम. सिर्फ इनके आधार पे आप ये किसी सरकार को ये रोक लगाता है कि सिर्फ इस आधार पे आप इनका डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. और ये आर्टिकल भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस इन द बेसिकली सरकारी नौकरियों में. सो सरकारी नौकरियों में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन आर्टिकल 16, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन आर्टिकल 15. नेक्स्ट इज आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत. सो ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म एंड इट मेक्स इट ए पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ. एंड 1955 में एक एक्ट लाया गया और उसके तहत 1955 में बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट लाया गया और पार्लियामेंट के द्वारा, और उसके तहत इसको अनटचेबिलिटी को एक कानूनन जुर्म घोषित कर दिया गया. आर्टिकल 18 इज अबोलिशन ऑफ टाइटल्स. सो आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है. भारत में कोई भी व्यक्ति विशेष को किसी तरह का उपाधि नहीं दिया जा सकता एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक. सो आप सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक उपाधि दे सकते हैं. लाइक आर्मी ऑफिसर्स को आप देखते होंगे वो अपना रैंक यूज़ करते हैं. मिलिट्री एंड एकेडमिक, लाइक जो डॉक्टर्स हैं वो जो MBBS है या जो PhD होल्डर्स है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो उनके पास ये मिलिट्री और इनके एकेडमिक उपाधि उपलब्ध है. तो ये रख सकते हैं. लाइक देयर आर सर्टेन अवार्ड्स ऑल्सो, भारत रत्न, परम भूषण, विभूषण, भूषण, ये सब मिलता है. तो ये आप रख सकते हैं, बट उनको वो आर्टिकल 18 का हनन नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम. नेक्स्ट आता है दोस्तों राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. सो फर्स्ट विल कवर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, बेसिकली आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है. टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का. असेंबल पीसएबली, है ना, असेंबली पीसफुली या पीसएबली, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का. फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस, सो बेसिकली संगठित होने का अधिकार. मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार. एंड रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार. प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार. तो ये 6 चीज़ें 6 पार्ट में हमारे संविधान में बेसिकली व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइडेड है. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आर्टिकल 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसके तहत एक और ऐड, इसमें आप ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप कैसे दे सकते हैं. आप कोई स्पीच या एक्सप्रेशन आप तभी बयां कर सकते हैं जब आपको डिटेल में जानकारी होगी. और वो जानकारी कैसे होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए. तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, ये 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन को हैज़ बीन मेड पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1), दैट इज
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत इसको सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सो ये आर्टिकल 20 आपको बताता है कि दैट इट प्रोवाइड्स फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इन सर्टेन एस्पेक्ट्स में आपको कन्विक्शन से जो है आपको ये कुछ संरक्षण देता है, लाइक राइट्स अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज नहीं बनाए जा सकते हैं। आप अगर आपने क्राइम आज के डेट में किया, किसी व्यक्ति ने क्राइम किया और आज के डेट में अभी के वक्त में उसने क्राइम किया, तो जो इस समय कानून लागू है उसके तहत वो जो क्राइम हुआ है वो देखा जाएगा कि वो क्राइम हुआ या नहीं हुआ, वो उसी कानून के तहत देखा जाएगा। आज जो लागू अभी उस वक्त क्राइम होने के वक्त जो कानून लागू है वो उसी के तहत वो क्राइम माना जाएगा, एंड ही विल बी पनिश्ड ऑल्सो अकॉर्डिंगली। वो ट्राई भी उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा और उसका पनिशमेंट भी उसी कानून के तहत दिया जाएगा। आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद घटना घटने के बाद एक्स पोस्ट फैक्टो अगर कोई कानून आती है तो उस कानून के तहत उसको ट्राई नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर सपोज दैट, ये समझाना चाहूँगा, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सपोज दैट कोई सरकार के विपक्ष का कोई व्यक्ति है और उसने आज एक छोटा सा क्राइम कर दिया, उसने किसी का पिक पॉकेटिंग कर लिया, पॉकेट मारिंग कर लिया। सो देन कल सरकार, चूंकि वो उसके विपक्ष का आदमी, एक कानून लेकर आ जाए कि जो भी पिक पॉकेटिंग किया उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, तो वो नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। फांसी की सज़ा हो सकती है अब आगे से जो भी पिक पॉकेटिंग करेंगे, बट उस व्यक्ति ने जब पिक पॉकेटिंग किया था उस समय वो इतनी बड़ी क्राइम नहीं थी, उस समय जो प्रावधान में सज़ा थे वही उसको मिलेंगे। सो इट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस से बचाता है। दूसरा, डबल जियोपार्डी। किसी व्यक्ति ने अगर एक क्राइम को किया है, एक बार किया, तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी। सेम क्राइम, एक क्राइम का एक बार कमिटमेंट के लिए दोबारा सजा नहीं मिल सकती। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या अपील होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों कोर्ट से मैटर सेटल होने के बाद अगर आपको सजा मिल गई है, एक कोर्ट ने सजा दिया है, दूसरे कोर्ट में अपील हो सकती है, ठीक है, वो सज़ा बदली जा सकती है, पलटी जा सकती है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं और अपील के तरीके से हो सकता है। एक बार फाइनल अपील का वक्त निकल गया या अपील होने के बाद फाइनली जो सज़ा मिलनी थी मिल गई, फ्रॉम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से भी सज़ा मिलनी थी, लास्ट वर्डिक्ट मिल गया आपको, अब देयर इज नो फर्दर स्कोप ऑफ अपील, देन दैट जो पनिशमेंट है वो आपको झेलना होगा, वो आपको मानना होगा, और उसके बाद उस क्राइम से अब उस क्राइम के लिए दोबारा सज़ा नहीं हो सकता। नहीं तो इससे क्या होगा यार, इससे व्यक्ति हमेशा अशांत रहेगा, व्यक्ति हमेशा टेंशन में जिएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने क्राइम किया, छोटी सी क्राइम की, सपोज दैट इसने पिक पॉकेटिंग कर लिया, क्राइम किया, उसको आज सज़ा मिली, फिर 10 साल बाद उसको बोलेंगे अरे यार इसने तो पिक पॉकेटिंग किया था, इसको जेल में डाल दो। फिर उसको 5 साल 6 साल लाइफ जिएगा, फिर उसको बोलेगा अरे इसने तो पिक पॉकेटिंग किया था, 10 को फिर से जेल में डाल दो। तो व्यक्ति हमेशा ही टेंशन में जीता रहेगा कि मैंने एक बार क्राइम कर दिया, कभी भी जेल जा सकता हूँ, कभी भी पनिशमेंट मिल सकती है। सो एक बार अगर आपने क्राइम कर दिया और वो उसको सज़ा मिल गई तो आपको दोबारा नहीं मिल सकती, एक से अधिक बार नहीं मिल सकती। दिस इज अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दिस इज कॉल्ड डबल जियोपार्डी। एंड अनदर थिंग इज फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकते हैं, आपको खुद के अगेंस्ट, अपने विपक्ष, अपने ही अगेंस्ट में आपको विटनेस नहीं दिया सकता, आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता। सो इनफैक्ट डीएनए टेस्टिंग एंड जो ये लाई डिटेक्शन टेस्ट आप जिसको बोलते हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट जो होता है, सो नार्को टेस्ट बेसिकली, ऑल दिस टेस्ट ऑल्सो कैन बी, वो कुछ सर्टन प्रोविजंस के कोर्ट के सर्टन ऑर्डर्स एंड प्रोविजंस के तहत ही किया जा सकता है। अदरवाइज दिस ऑल्सो समवॉट इन्फ्रिंज अपॉन योर बेसिकली दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट आते हैं, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट विटनेस दिया जाता है। सो इस तरीके की चीज़ों पे थोड़ी रोक लगी है, बट कानून थोड़ा सा कोर्ट का उसका इंटरप्रिटेशन है, एट सर्टेन टाइम्स कोर्ट ऑल्सो कैन परमिट इट टू कंडक्ट इट, बट दैट कैन जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट यू कैन नॉट बी पनिश्ड। देन द सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, इनसे सच्चाई जानकर पुलिस को फिर एक सर्कमस्टांशियल सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे कि जो आपने फैक्ट फाइंडिंग लाकर प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको सजा मिलेगा। नेक्स्ट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी।
आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत व्यापक आर्टिकल है, बहुत डिटेल में ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स ने बहुत डिटेल में इसको एक्सपैंड किया है, अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत व्याख्या बहुत डिटेल में की है और इसकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखा गया है। बहुत ही अच्छी काम ये फंडामेंटल राइट है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया है कि दैट अंडर आर्टिकल 21 इट डज नॉट एग्जिस्ट लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप जानवर की तरह आपको नहीं रखा जाता, आप एक पशु की तरह का एग्जिस्टेंस की कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स दैट ए लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, उसमें मानव के साथ उसका डिग्निटी होना चाहिए, ऐसी लाइफ तो उस लाइफ का मीनिंगफुल होगा, कंप्लीट होगा, वर्थ लिविंग होगा, ऐसा ज़िंदगी जो जीने लायक ज़िंदगी हो, उस ज़िंदगी की बात करता है। ये सिर्फ आपको एक पशु की तरह रहने का, व्यक्ति को पशु की तरह आपको जीवित रहने को राइट टू लाइफ नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें उसने इंक्लूड किया है ए नंबर ऑफ राइट्स, काफ़ी राइट्स को इंक्लूड किया, लाइक दोज ऑफ लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू गुड हेल्थ, आपको एक स्वस्थ रहने का, अच्छे हेल्थ का अधिकार है, क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू वाटर, आपको पानी का अधिकार, क्लीन इन्वायरमेंट का, स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल, आपका ट्रायल जो है एक तरीकेबद्ध समय से और सही समय से होना चाहिए, ये भी आपका एक अधिकार है। और राइट ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट वाइल इम्प्रिजन्ट, अगर आप जेल में भी है तो भी आपको एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो ऑल दिस कम्स अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। नाउ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है ना, राइट टू प्राइवेसी। सो सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट अगस्त 2017 के वर्डिक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के हिसाब से राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट बताया गया है। आपके पास अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है और वो एक अच्छे लाइफ को जीने में आपको मदद करता है। इसलिए राइट टू प्राइवेसी इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ दैट हैज़ बिन प्रोनाउंस्ड एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन 2017, अगस्त 2017 में एक वर्डिक्ट में आ गया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21A। 21 के बाद 21A आता है, राइट टू एजुकेशन। ट्वेंटी वन ए जो है ये बेसिकली, इसको जनरली ऐसे नहीं लिखते हैं, आई जस्ट राइट इट इन ए बेटर वे। 21 है और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या करता हूँ कि ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, 2002। 86वां ना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन एक्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये पारित किया गया, राइट टू एजुकेशन लाया गया। राइट टू एजुकेशन मीन्स 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, प्रारंभिक शिक्षा दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा ये सरकार बाध्य है, सरकार हर एक व्यक्ति को जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको ये अधिकार है कि उनको प्रारंभिक शिक्षा सरकार प्रदान करे। और सरकार को ये प्रदान करना, अगर सरकार नहीं प्रदान करती है तो राइट टू एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाएगा और उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का केस अगेंस्ट संरक्षण है ना। बेसिकली इसमें कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, तो 24 घंटे के अंदर उस बंदे को, जो व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट या डिटेन किया है, उसको 24 घंटे के अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट, जो पुलिस का मजिस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और पुलिस के ही मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाया जाएगा तो शायद वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया उसको दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस का मजिस्ट्रेट नहीं होगा, एक मजिस्ट्रेट के सामने जो पुलिस का मजिस्ट्रेट नहीं हो उसके सामने 24 घंटे में पेश किया जाएगा और वो देखेगा कि इसका अरेस्ट करने का तरीका वैध था या नहीं, और एट द सेम टाइम जिस कारण से, जो ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है वो जस्ट एंड फेयर है या नहीं, वो वैध है या नहीं, वो आपको सही कारणों से अरेस्ट किया गया, सही तरीके से अरेस्ट किया गया या नहीं, ये चीज़ एनालाइज करेगा और उस हिसाब से आपका अरेस्ट को फर्दर डिटेंशन को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट
अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था दोस्तों। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये आर्टिकल 23 में इसका फर्स्ट जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। सो बेसिकली इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेकिंग इट ए ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक लॉ के द्वारा एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। एंड ये फोर्स्ड लेबर को किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी के तरीके से काम नहीं करवाया जा सकता। इसमें बॉन्डेड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 में पारित किया गया और पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। सो ये किसी भी तरीके से आपको ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकती है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब, बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों में को आप हजार्डस किसी जोखिम भरे काम, बेसिकली जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक है। सो देयर इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसके अगेंस्ट एक कानून लाया गया 1986 में और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, माइंस या किसी जोखिम भरे काम करने पर रोक लगाया गया है। ये भी एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट इज और बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट आई विल जस्ट लाइक टू लिंक इट कि दिस आर्टिकल आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली लिंक करता है हमारे किससे, राइट टू एजुकेशन, जो आर्टिकल 21 में राइट है। इसमें क्या है, 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप हजार्डस ड्यूटी में नहीं लगा सकते। सो ये दोनों लिंक्ड है ना। आप इनको ये राइट्स देखेंगे तो एक दूसरे से लिंक्ड है। जहाँ तक ये रोक लगा रहा है कि ये बच्चों को हजार्डस जॉब में नहीं लगा सकता और यहीं बाल श्रम के अगेंस्ट है और यहाँ पे ये बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो नेक्स्ट जो हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है। सो बेसिकली आर्टिकल 25 गारंटीज दैट ऑल पर्सन द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, आपकी आस्था, आपका अंतःकरण की आज़ादी है। आप किसी भी धर्म को प्रीच कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। और ये आप चाहें तो आप कोई भी धर्म को नहीं मान सकते हैं। बेसिकली आप किसी धर्म को मान सकते हैं, किस धर्म को मानना है किस धर्म को नहीं मानना ये भी आपके ऊपर कोई बाध्य नहीं कर सकता, ये आपकी मर्जी है। और आप चाहें तो आप कोई भी धर्म नहीं मान सकते हैं। यू डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, सो दैट ऑल्सो दिस राइट प्रोवाइड्स दैट ऑल्सो कि यू कैन रिमेन विदाउट एनी रिलीजन। बट हाँ, इस पर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है। आपके जो ये फ्रीडम है, ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ ग्राउंड पे किसी को डिस्टर्ब कर रहा है तो सरकार इन ग्राउंड्स पे रोक लगा सकती है। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाले कि राइट, आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। सो आप प्रचार प्रसार करवा सकते हैं और प्रचार प्रसार करके आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपके धर्म, प्रचार प्रसार का ही उद्देश्य है कि लोग आपके धर्म में कन्वर्ट हो। बट वो कन्वर्जन जो है आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपके धर्म में कन्वर्ट हो। बट आप किसी को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, किसी को डरा धमका कर आप बाध्य नहीं कर सकते कि मेरे धर्म में आप कन्वर्ट होकर होइए, या फिर आप किसी को इंड्यूसमेंट, प्रलोभन देकर या लालच देकर आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अलाउड। सो ये दिस आर्टिकल में दोनों को क्लियरली से मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अनुसार। सो ये प्रोवाइड करता है कि हर एक पंथ को, हर एक रिलीजियस ग्रुप्स को, पंथ को अपना अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपना इंस्टीट्यूशन, अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश कर सकता है। एक प्रॉपर्टी ओन, एक्वायर और मैनेज कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। कानून के प्रावधानों के तहत आप अपना प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं, आप अपना एक्वायर कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। वो एक चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए होना चाहिए, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के ग्राउंड पे अगर आप इन ग्राउंड का कुछ उल्लंघन है तो उनका थोड़ा सा इन ग्राउंड पे लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू अटेंड नेक्स्ट इज 27 आर्टिकल 27 फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन।
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि आप बेसिकली किसी को आप अपने स्व चॉइस के जो धर्म है उसके लिए आप टैक्स दे सकते हैं, और सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती है कि आपको इस धर्म को मानने वालों को टैक्स देना होगा, या धर्म के आधार पे कोई टैक्स नहीं कलेक्शन किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर धर्म वाले को देना होगा, इसको नहीं देना होगा। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 28, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सो ये आर्टिकल बेसिकली अगेन आपको देता है कि आप जो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें आप अपना जो खुद रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप कैरिड आउट कर देते हैं, और एट द सेम टाइम ये प्रोहिबिट करता है, सरकार को प्रोहिबिट करता है कि कोई जो सरकार द्वारा संचालित विद्यालय जो सरकार द्वारा होली या पार्शियली फंडेड है, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके का पर्टिकुलर धर्म को वर्शिप करने या फॉलो करने या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सरकार के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। आप अपने स्वेच्छा से अपने किसी सर्टेन इंस्टीट्यूशन में आप कर सकते हैं। सो अगेन इस पूरे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पूरे जो चारों आर्टिकल है इसका कॉन्सेप्ट आप यही समझेंगे कि यहाँ पे हर एक जगह पे ये है मेंशन कि आपके पास पूरा चॉइस है धर्म और आस्था के प्रति। जहाँ तक भारत के संविधान का सोच और समझ है कि ये चॉइस एक इंडिविजुअल चॉइस है, हर एक व्यक्ति को अपना पूर्ण चॉइस है कि आप किसी भी धर्म को अनलेस एंड अनटिल किसी दूसरे धर्म के ऊपर कुछ पब्लिक लॉ ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ के आधार पे आप किसी को अफेक्ट कर रहे हैं, आपके पास पूर्ण चॉइस है कि आप कौन से धर्म को माने, किस धर्म को ना माने, किस धर्म में आप कन्वर्ट हो जाए। ये सब चॉइसेस आपके ऊपर है, कहीं से भी आपको कोई व्यक्ति फोर्स नहीं कर सकता, ना ही सरकार फोर्स कर सकती है। तो कोई दूसरा व्यक्ति या सरकार आपको कोई फोर्सिवली कुछ नहीं करवा सकता, आपके पास पूरा चॉइस है। आप जो चाहें इन सारे धर्मों को आप जिस तरीके से चाहें मान सकते हैं, और ना चाहें तो कोई भी धर्म को नहीं मान सकते हैं कि आप ये धर्म हमें नहीं मानना या किसी भी धर्म को नहीं मानना है। तो दिस चॉइस रिमेन्स विथ यू। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सो 29 आर्टिकल 29 में आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। सो 29 ग्रांट्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ऑन द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप द सेम। सो बेसिकली किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय जो भाषा जिनका अपना एक भाषा है, एक अपना लिपि है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, अपनी संस्कृति है, वो उसको उनको राइट है, उनको कंजर्व कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से ये एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, माइनॉरिटीज़ को अधिकार पे एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि सरकार जो है वो किसी तरीके से उन पर इम्पोज नहीं कर सकती है। वो अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि का वो खुद से कंजर्व एंड उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें सरकार उनको कोई तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इस किसी ये इसमें ये भी डिटेल में मिला हुआ कि इन आधार पे, इनके आधार पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको सरकार एडमिशन से रोक नहीं लगा सकती। बट एट द सेम टाइम रिजर्वेशन ऑफ रीजनेबल नंबर ऑफ सीट बाय स्टेट और सर बेसिकली इसमें कुछ रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ मुस्लिम बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। देयर आर वेरियस DU में अगर आप देखेंगे तो देयर आर वेरियस खालसा कॉलेजेस, है ना, सेंट स्टीफन इज ए क्रिश्चियन कॉलेज, गुरु तेग बहादुर सिंह खालसा कॉलेज, देन देयर खालसा कॉलेज। ऑल दिस कॉलेज में अपने धर्म के आधार पे थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन है, दैट इज अलाउड अंडर दिस आर्टिकल। नेक्स्ट इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आर्टिकल 30 है। सो आर्टिकल 30 में आपको है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। सो confers upon all religion and linguistic minorities the right to set up and administer educational institution of their choice to preserve and develop their own culture and prohibits the state while granting aid from discriminating against any institution on the basis of fact that is administered by a religious or cultural minority। सो ये किसी भी धर्म को, किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को अपना एक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, और सरकार को रोकता है कि अगर आपका जो शैक्षिक संस्थान है, अगर सरकार किसी भी अन्य शैक्षिक संस्थानों को कोई सुविधा प्रदान कर रही है तो वो सुविधा वो आपको भी प्रदान करेगी। आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इट डज नॉट मीन्स कि आपको नहीं देगा, आपको भी प्रदान करेगी।
अगर आप बाकी सारे पैरामीटर जिस पैरामीटर पे एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है उस पैरामीटर को आप फुलफिल करते हैं तो आपको भी वो मिलेगा, वो सुविधाएं मिलेगी। सरकार, आप चूंकि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सरकार इस ग्राउंड पे आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एंड अंडर दिस आर्टिकल 32 सो राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रीड्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आई विल से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, आई विल से, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स आपको एक पावर देता है कि अगर आपके व्यक्ति किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप कोर्ट जाकर उस जो व्यक्ति या सरकार, अगर स्टेट अगर आपके अगेंस्ट वो आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, तो आप उस व्यक्ति विशेष पे आप रोक लगा सकते हैं, उस सरकार पे रोक लगवा सकते हैं, या व्यक्ति विशेष या सरकार के ऊपर कोर्ट निर्देश दे सकती है कि ये फंडामेंटल राइट का, इस सो एंड सो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, और आप ऐसे किसी कार्य करने को वो मजबूर सरकार को आदेश दे सकती है कि या इसको आपको ये कार्य करना होगा, या किसी कार्य करने को नहीं करने के लिए वो रोक लगा सकती है। सो टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट, कोर्ट कैन गिव डायरेक्टिव्स to any individual, to any group of individual, to state to follow something or not to follow something, so that the fundamental right is protected. So this, I will say, this is the most important आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, एंड एट मैनी अ टाइम यहाँ पे ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। एट द सेम टाइम कोर्ट खुद भी सुप्रीम कोर्ट खुद भी सुओ मोटो अपने आप, अगर उसको लगता है कि ऐसा फंडामेंटल राइट का हनन हो सकता है, तो वो खुद से भी ये केस ले सकती है और उस पर जांच बैठा सकती है। एंड देयर आर सर्टेन रिट पिटिशंस जो मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर के डिटेल में, इसके अंतर्गत आते हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिरियरी एंड क्यो वारंटो। ये सब क्या डिटेल्स में ये कैसे हैं, ये चैप्टर का जो लेक्चर होगा उसमें आपको ये चीज़ें मैंने डिटेल में बताया है। नाउ ये हो गया हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बुक में है, जो इसमें वो कवर हो गए। मैं थोड़ा सा और करूँगा कि आर्टिकल यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 31 है, सो आर्टिकल 31 आप देखेंगे कि 30 के बाद में 31 हो गया। सो आर्टिकल 31 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। सो राइट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली एक फंडामेंटल राइट था, बस इस फंडामेंटल राइट को ये आर्टिकल 19 से भी लिंक था, 19 में भी इसका व्याख्या था, और मेनली आर्टिकल 31 वाज राइट टू प्रॉपर्टी, बट इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ये एक लीगल राइट बन गया है। अब ये एक अधिकार है, अभी भी आपको अधिकार है, सरकार आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकती है, आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, रखने का अधिकार है, बट सरकार अगर छीनेगी तो एक तरीके से छीनेगी, लॉ के द्वारा स्थापित एक नियम कानून है, आपको मुआवजा देगी और उस तरीके से ही छीन सकती है, बट ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। सो दैट इज द रीजन यू विल सी कि यहाँ पे मैंने आर्टिकल 31 नहीं पढ़ाया है। देन देर आर सर्टन फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए और भी एक दो आर्टिकल्स हैं, बट वो मैं इसमें अभी कवर नहीं करना चाहता हूँ, बट शॉर्ट में जस्ट बता दूंगा कि आर्टिकल 33 है, वो बेसिकली एम्पावर करता है कि किसी व्यक्ति जो इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस खुफिया विभाग में काम करते हैं, आर्टिकल 33, ठीक है, तो उन व्यक्तियों के सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 33, तो जो व्यक्ति किसी मिलिट्री या इंटेलिजेंस रिलेटेड ऐसे कार्य में इन्वॉल्व है, रॉ में है, आईवी में है, या किसी नौसेना, सेना, वायुसेना में है, तो अगर आप ऐसे हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स पे सर्टेन रोकथाम लगा सकती है, क्योंकि जैसे आप देश से जुड़ी हुई काफ़ी सुरक्षा से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ जानते हो, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं आके सारी चीज़ें टीवी पे कल बयां कर दूंगा या न्यूज़पेपर में बता दूंगा। सो देर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को रोक लगाए हुए। देन आर्टिकल 34 इज देयर, सॉरी, सो आर्टिकल 34 कहता है कि बेसिकली जब मार्शियल लॉ है, जब मिलिट्री लॉ है, पावर पार्लियामेंट रिजॉल्व कि अगर मिलिट्री लॉ, जब मार्शियल लॉ के समय पे कुछ एक्शन लिया गया है, जब
मिलिट्री लॉ इस्टेब्लिश किया गया किसी किसी समय पे, और आर्टिकल 34 के तहत अगर कोई मार्शियल लॉ लगाया गया उस समय जो एक्शन लिया गया है तो उसके खिलाफ उस व्यक्ति के खिलाफ आप इसके लिए नहीं जा सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, उसके अगेंस्ट आप केस वेस नहीं कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 35 इस क्षेत्र में लास्ट इज आर्टिकल 35। आई विल कवर। सो आर्टिकल 35 जो है वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है कि पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट के पास सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जैसे फंडामेंटल राइट्स में जुड़े हुए मुद्दे जैसे रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू आर्म फोर्सेज एंड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग मार्शियल लॉ, पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। सो ऐसी जुड़ी हुई चीज़ों पे अगर कोई कानून बनाना है तो उसका अधिकार पार्लियामेंट के पास ठीक है ना, एक्सक्लूसिव पावर है। सो ये हो गया दोस्तों हमारा फंडामेंटल राइट्स ख़त्म। एंड आई होप कि आपको उन लोगों को फंडामेंटल राइट एक साथ वन शॉट में सारे समझ में आने में ईजी हुई होगी, मज़ा आया होगा। और नाउ आप लोग सभी व्यक्ति फंडामेंटल राइट से जागरूक हैं, सुनना ही चाहिए और अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कीजिए। आप खुशी खुशी अपने फंडामेंटल, आपके पास खुश होना चाहिए कि आपके संविधान के द्वारा, भारत के सुंदर संविधान के द्वारा आपके पास ये सारे फंडामेंटल राइट्स इतने डिटेल में बिल ऑफ राइट्स आपके पास उपलब्ध हैं। सो एंजॉय विद दिस फंडामेंटल राइट्स। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।